तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th NIOS का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो अक्टूबर 2022 का है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जो कोड दिया होता है इससे हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कब का है। 64 कोड का मतलब है अक्टूबर 2022। सेट ए है, तो इसमें जैसे आपको पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग का 15 मार्क्स का होता है। 2 इसमें अनसीन पैसेजेस गिवन होते हैं। अब इसको मैं पूरा तो रीड करके नहीं सुना रही, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर इसको मैंने सॉल्व कर दिया। आपके लिए आगे आंसर्स भी दिए हुए हैं इस वीडियो में। पर इसमें यहाँ मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आप इनके क्वेश्चंस को रीड कर लिया करिए एक बार। उसके बाद जब आप पैसेज रीड करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको पता लगता रहेगा कि आंसर कौन से हैं, आप उन्हें मार्क कर सकते हैं। ये सेकंड पैसेज है। इनके आंसर्स भी आगे मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे फिर जो आंसर सॉल्व करें हैं उनका भी देख सकते हैं। इसमें से किसी भी सेंटेंस का या वर्ड का मीनिंग नहीं आता अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपके 2 पैसेजेस थे, अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस थे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है अनसीन पैसेज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हैं। बहुत शॉर्ट में इनके आंसर देने होते हैं। उसके बाद ये MCQ क्वेश्चन था, उसका आंसर था जो चूज़ करना था 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन। उसके बाद कंप्लीट द स्टेटमेंट्स के थे। जो सेकंड पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ उनके आंसर्स हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं इसमें। इनके आंसर्स भी आपको इजीली जब आप पैसेज रीड करेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे उसमें। ये आपके कंप्लीट द स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन हैं, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक सिनोनिम का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस रीड करते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग सेक्शन होता है 25 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, एक लेटर राइटिंग का, एक रिपोर्ट राइटिंग का, एक पैराग्राफ राइटिंग और एक मैसेज राइटिंग का। तो मैं आपके लिए इनके क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ और आगे वीडियो में मैंने इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाउड स्पीकर्स आर प्लेड एवरी डे इन योर लोकेलिटी ऑन सम pretext or the other. Write a letter to the police inspector of your locality complaining against the nuisance of loudspeaker. कि आपके एरिया में किसी न किसी बहाने से लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, आपको पुलिस इंस्पेक्टर को लेटर लिखना है और कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी को लेकर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो रिपोर्ट राइटिंग का है। एन NGO हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड अ हेल्थ चेकअप कैंप इन योर एरिया. You are Deepak or Deepika and you visited the camp as a journalist. You also got your health checkup at camp. कि आप एक NGO है हेल्थ फॉर ऑल करके एक चेकअप कैंप उन्होंने लगाया आपके एरिया में। आप दीपक या दीपिका करके विज़िट करते हैं उस कैंप में जर्नलिस्ट के तौर पे और आप अपना भी हेल्थ चेकअप कराते हैं। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर योर न्यूज़पेपर. आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट ऑन हाउ द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ योर एरिया एंड नियर बाय एरियाज वॉज डन. और आपको बताना है कि किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ पर हुआ. What remedial measures were provided including medicines which were given free of cost. You may include the various tests like blood pressure and blood sugar test which were conducted free of cost. और साथ में आप बता सकते हैं कि किस तरह से कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे और दवाइयाँ भी फ्री में दी गई हैं वहाँ लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का था जिसमें मैंने फर्स्ट का आंसर आपको दिया है। मैं आप ये क्वेश्चन भी आपके लिए रीड कर देती हूँ। One sees children working as help in shops and in industries. कोई देखते हैं कि किस तरह से बच्चों से काम कराया जाता है दुकानों में और इंडस्ट्रीज़ में। द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आर अब्यूज्ड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़. जो बच्चों के अधिकार हैं उनको छीना जाता है ख़ास करके विकासशील देशों में. चाइल्ड लेबर कैन नॉट बी एबोलिश अनलेस देयर इज़ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. चाइल्ड लेबर को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि एजुकेशन फ्री ना की जाए और कंपलसरी ना की जाए. राइट वॉट यू फील अबाउट चाइल्ड लेबर इन अ पैराग्राफ. और एक पैराग्राफ में आपको चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है. बाकी 2 आपको क्वेश्चंस यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनके भी आंसर्स लिखकर देखिएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैसेज राइटिंग का है. कन्वर्सेशन गिवन होती है और इस कन्वर्सेशन के बेस पर आपको मैसेज लिखना होता है. तो चलिए अब हम इनके आंसर्स देखते हैं. ये सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन जो है उसके आंसर्स आगे दिए हुए हैं और मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है. आप जब आंसर देंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आंसर नंबर 3 लेटर राइटिंग है और उसके बाद आप लेटर लिखेंगे. इस तरह से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लेटर राइटिंग के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ज़रूर चेक करिए. उसके बाद आप आसानी से कोई भी कंप्लेंट लेटर लिख पाएंगे.
उसके बाद यहाँ जैसे मैंने अभी कहा, आपको ये क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी दोबारा, आप डायरेक्ट इस तरह से आंसर फोर्थ करके रिपोर्ट लिखकर आगे अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं और काफ़ी कुछ आपके लिए आसान हो जाता है। आप क्वेश्चन में से भी कुछ सेंटेंसेस ले सकते हैं। इसमें भी आपको अगर कोई सेंटेंस या किसी भी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा पैराग्राफ राइटिंग का था, जो चाइल्ड लेबर पे जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने उसके ऊपर पैराग्राफ लिखा है। ये वो पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीडिंग खूब किया कीजिए और वर्ड मीनिंग बहुत लर्न किया कीजिए, जिससे आपको कोई भी पैराग्राफ या लेटर लिखने में आसानी होगी। उसके बाद ये मैसेज राइटिंग का था। मैसेज राइटिंग की भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके ज़रूर चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैसेज राइटिंग के लिए भी आपको डायरेक्ट सिर्फ ये इतना मैसेज आपको लिखने की ज़रूरत है, आप पूरा क्वेश्चन दोबारा कॉपी नहीं करेंगे। चलिए अब सेक्शन सी जो है ग्रामर का सेक्शन, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर सेक्शन होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो एक बार इनके क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे वीडियो में इनको सॉल्व भी मैंने आपके लिए किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 है MCQ क्वेश्चन है, इसमें से चूज़ करके सही ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कनेक्टर्स का है, कंबाइन करके इनको लिखना है, इसमें से राइट वर्ड चूज़ कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिव पैसिव वॉइस का है। एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो WH फैमिली के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको फिल करने के लिए बहुत इजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप देखेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना होता है, मतलब टेंसेस से रिलेटेड है। अब चलिए जो ग्रामर सेक्शन है इसके आंसर्स भी देख लेते हैं हम। ये सेक्शन सी के आंसर्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जो ग्रामर का सेक्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। ये फिलअप की फॉर्म में आते हैं आपके लिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में जैसे आपको पता ही है कि एक टेंस पीछे चले आता है और साथ ही हम उसमें जितने भी सब्जेक्ट गिवन होते हैं फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में उनको चेंज करते हैं, तो फिलअप की फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, आप अगर इसमें देखें कि यहाँ पर आपको फिल करना था, यहाँ दिया हुआ था प्लीज़ गिव मी अ पोस्टर स्टैम्प फॉर दिस लेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लीज़ गिव मी का क्या हो गया, हिम हो गया। उसके बाद यहाँ पर था कि आई वॉन्ट टू सेंड इट टू द नेक्स्ट विलेज, तो आई का क्या हो गया, ही हो गया, ही वॉन्टेड। और वॉन्ट का क्या हो गया, वॉन्टेड। प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि बाकी भी चेंजेस किए हुए हैं। इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे एक डिटेल वीडियो बनानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फिलअप करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स MCQ से चूज़ करना है, ऑप्शंस गिवन है और ये ग्रामर की बेस पर आते हैं। मैं रीड करके आपको बताती हूँ। सी ग्रामर का है, उनके आंसर्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें कन्वर्सेशन गिवन होती है और आपको उसको इनडायरेक्ट में लिखना होता है। ये फिलअप की फॉर्म में आता है, तो आसान हो जाता है आपके लिए। बस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पता होने चाहिए। और अगर आपको उसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या दिया हुआ है, माधव कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ पोस्टर स्टैम्प फॉर दिस लेटर। तो यहाँ पर ये सब इन्होंने दे देंगे, आपको सिर्फ ये फिल करना है। इट मीन्स जो ये कह रहे हैं कन्वर्सेशन में, जो ये डायलॉग है, इसका आपको इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ मी किसके लिए आया, माधव के लिए, तो उसका क्या हो गया, गिव हिम हो गया। उसके बाद जो चेंजेस करें हैं वो ये चेंजेस है कि आई किसके, माधव के लिए सब्जेक्ट है तो आई का ही हो जाएगा। वांट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा वांटेड। बाकी इतना फिर आगे आपने लिख दिया टू सेंड इट टू द नेक्स्ट विलेज। फिर यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, आगे ये फिल करना था जो आगे का डायलॉग था, उसको हमने चेंज करके फिर ये कर दिया दैट इट वुड बी ₹5। जैसे इन्होंने यहाँ कहा है दैट इट विल बी ₹5, इसको चेंज करके ये कर दिया। बाकी फिर उन्होंने आगे की कन्वर्सेशन दी हुई है और फिर सिर्फ इतना चेंज करना है, शी हैड चार्ज ₹5 द प्रीवियस डे। तो उसमें कौन सा वाला चेंज हुआ है, ये यहाँ पर यू चार्ज मी ₹5 येस्टरडे, तो यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, चार्ज जो था वो सिंपल पास्ट टेंस था तो उसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद मी जो है, मी किसके लिए आया, फिर माधव के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो शी हैड चार्ज्ड हिम ₹5 येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। इन रूल्स के लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगी।
बाकी अभी के लिए आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, 4 ऑप्शंस गिवन है और वो उनमें से एक सही ऑप्शन चूज़ करके आपको लिखना होगा। इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, इसमें आर्टिकल, प्रपोजिशन, कनेक्टर्स किसी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट कह दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के लिए यहाँ पर इनमें ऑप्शंस में से क्या आएगा, द आएगा। इट इज़ कॉज्ड बाय द, अब इसमें क्या आ जाएगा, राइजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब डैश थर्ड है, थर्ड में 3 ऑप्शंस क्या है, ऑन, एट, इन और बाय। तो क्या हो जाएगा, बाय द एटमॉस्फेयर विच लीड्स, जो बढ़ता है, मतलब ये क्या कहना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के ज़रिए से, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी अर्थ का बढ़ जाता है। ठीक है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एक्सेलरेटेड ड्यू टू मैसिव डिफॉरेस्टेशन, कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब ये कौन काट रहा है, तो इसमें 5th वाले में क्या ऑप्शंस थे, बिसाइड्स, बाय, फॉर, विद। तो क्या आ जाएगा, बाय, कि आदमी के ज़रिए से काटा जा रहा है। इट इज़ हैपनिंग नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल कॉज, ये इसके होने की सिर्फ एक वजह नहीं है। अब यहाँ पर डैश था और यहाँ पे ड्यू टू सेवरल कॉजेज, लेकिन बहुत सारी वजह हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बट। अब इसके आप चाहें तो ये आंसर्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कनेक्टर का है, आपको कंबाइन करके एक सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, द बेबी इज़ क्राइंग, शी इज़ हंग्री, कि बेबी रो रही थी। अब क्या आ जाएगा, उसका रीज़न दिखा रहे हैं, तो क्या आएगा, बिकॉज से इन्हें कनेक्ट कर दिया, द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज शी इज़ हंग्री। सेकेंड है, यू मस्ट ड्राइव फास्ट, आपको बहुत तेज़ ड्राइव करना चाहिए। यू वॉन्ट टू रीच इन टाइम, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको तेज़ ड्राइव करना चाहिए अगर आप वहाँ पे टाइम पर पहुँचना चाहते हैं। तो यू मस्ट ड्राइव फास्ट इफ़ मीन्स अगर, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच इन टाइम। थर्ड है, सीता कट द अनियंस, गीता पील्ड द पोटैटोज। तो 2 अलग पर्सन है, 2 अलग काम है, तो इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं कि सीता कट द अनियन, सीता ने अनियन कट किए, एंड गीता पील्ड द पोटैटोज, गीता ने पोटैटोज को छीला, आलूओं को छीला। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, क्वेश्चन है एक्टिव से पैसिव फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर जाके चेक करिए। जहाँ पर भी आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है तो उसमें हम वॉज या वर्ड लगाते हैं, और वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन वर्ड फिल करना है। तो पर यहाँ मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि इसमें फिल करने के लिए जो नीचे आंसर है उसको ज़रूर देखा करिए। देखिए हम इसको रीड कर लेते हैं। जैसे होटल मैनेजर कहते हैं, फर्स्ट है इज़ योर नेम, तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम बताया है नीरव ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा, कि क्या नाम है आपका। फिर आगे होटल मैनेजर कहता है इज़ योर होम टाउन, अब यहाँ पे वो बताते हैं कि मुंबई से हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विच, मतलब कौन सा होम टाउन है आपका। फिर होटल मैनेजर क्वेश्चन करते हैं डैश डिशेज़ कैन यू कुक, आगे वो बताते हैं कि कौन कौन सी डिशेज़, तो यहाँ पे मतलब उनसे पूछा गया होगा कि कौन सी डिशेज़ आप बना सकते हो, तो कौन सी के लिए इंग्लिश क्या हो जाती है, विच। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, विच डिशेज़। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ जो है कैन यू जॉइन द होटल। अब यहाँ पे देखिए कैन यू जॉइन द होटल में आपका कोई और भी हो सकता है क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें आपको जब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इन अ वीक्स टाइम, तो यहाँ टाइम है, तो टाइम जब क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम के लिए तो वैन आता है, तो वैन आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है डैश विल वाउच फॉर यू, कि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो यहाँ पे उन्होंने नाम बताया है उनका, तो इट मीन्स क्या पूछा गया होगा, हु पूछा होगा कि कौन। होटल मैनेजर नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन कि डिड यू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे अगर आप इसको नहीं रीड करेंगे आंसर को, तो अगर आप वैसे यहाँ पर वैन भी लगाएंगे तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन जब आप इस आंसर को देखेंगे तो यहाँ ये रीज़न बता रहा है कि ही इज़ शिफ्टिंग टू दिल्ली, कि वो दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब रीज़न बताया जा रहा है तो फिर क्वेश्चन किस चीज़ से होगा, वाई से होगा, वाई डिड यू लीव, क्यों छोड़ रहे हो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक बार फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करनी है, मतलब इसकी फिल करने के लिए आपको टेंसेस की सही नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मैंने आंसर्स यहाँ दे दिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सेक्शन डी के आंसर्स देखते हैं।
ये लिटरेचर है सेक्शन डी, जो बुक से आते हैं, जो लेसन्स हैं, पोएम्स हैं, उनसे आते हैं, कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस आती हैं। इन सबको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, आंसर्स लिख दिए हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और कुछ क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पोएम से लिए हुए हैं। आपके लिए आसानी हो जाती है कि इसमें कौन सी पोएम से लिए हुए हैं, ये भी दिया होता है पोएम का नाम। ये कंप्लीट द स्टेटमेंट के हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है, आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। फिर एक पैसेज दिया हुआ है, लेसन से ही दिया हुआ है, माय विजन फॉर इंडिया से, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस के आंसर पैसेज से ही मिल जाते हैं। ये उनके आंसर्स लिख दिए मैंने। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है जो द लिटिल गर्ल से लिया हुआ है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स। उसके बाद ये कंप्लीट द स्टेटमेंट्स के हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है, आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ आप फिर मैं वही बात कहूँगी कि आपको क्वेश्चन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये 30-40 वर्ड्स में इनके आंसर लिखने हैं, क्वेश्चंस ये हैं और साथ में आंसर भी लिख दिए हैं। और उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन जो आता है, 2 ऑप्शन गिवन होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है 100 वर्ड्स में। तो मैंने आपके लिए दोनों ही के आंसर लिख दिए हैं, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में आपको देंगे तो आपको एक का आंसर लिखना होगा। और इस तरह से ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।